तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज समीर। वेलकम टू माय चैनल बायो बाय समीर क्लास 12th। जैसा कि हम सभी ने लास्ट पार्ट में पढ़ा था अबाउट सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए, प्रोसेस ऑफ आरडीटी टेक्नोलॉजी, उसके जो 6 स्टेप्स थे उसके बारे में पढ़ा था। हमने बायो रिएक्टर के बारे में पढ़ा था, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा था। तो आज जो होने वाला है हमारा बायोटेक्नोलॉजी का लास्ट पार्ट होने वाला है। तो आज हम इसमें जो बाकी सभी टॉपिक्स बचे हैं उसको अच्छे से पढ़ेंगे। और जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में स्टेप नंबर 6 आरडीटी टेक्नोलॉजी के स्टेप नंबर 6 ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट में पढ़ा था कि हमारे पास दो मेथड्स हैं आरडीएनए को होस्ट में ट्रांसफर करने के लिए। तो आज हम सबसे पहले उन्हीं दो मेथड्स को क्लियर करने वाले हैं, उन्हीं दो मेथड्स को पढ़ने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला मेथड जो है वो इनडायरेक्ट मेथड, जो कि हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम ये वीडियो शुरू करते हैं और पढ़ते हैं इनडायरेक्ट मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट। तो जो हमारा सबसे पहला मेथड था इनडायरेक्ट मेथड, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आरडीएनए को हम होस्ट में कैसे भेजते हैं, इनडायरेक्टली मेथड इनडायरेक्टली कैसे भेजते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि हम लोग कैसे भेजेंगे। तो सबसे पहले हम लोग होस्ट सेल को कैल्शियम से ट्रीट करेंगे। इससे होस्ट सेल जिसमें हमको आरडीएनए भेजना है उसको कैल्शियम से ट्रीट करेंगे। अब कैल्शियम से क्यों ट्रीट करेंगे? ताकि उसका एफिशिएंसी या परमेबिलिटी बढ़ जाए। अब एफिशिएंसी और परमेबिलिटी क्या होता है? एफिशिएंसी या परमेबिलिटी होता क्या है? तो जब हम इससे किसी होस्ट सेल को कैल्शियम से ट्रीट करेंगे तो ये जो सेल है इसको अगर हम कैल्शियम से ट्रीट करते हैं तो इसका परमेबिलिटी एफिशिएंसी ऐसे बढ़ेगा कि इसका जो पोर्स साइज होगा, पोर्स मीन्स होल साइज होगा, वो बढ़ जाएगा। होल साइज जैसे ही बढ़ेगा तो हम आरडीएनए को इजिली भेज सकते हैं अपने होस्ट सेल में। तो एक तरीका तो ये हो गया इंडायरेक्ट मेथड। अब दूसरा तरीका है कि अब हम कोल्ड शॉक, हीट शॉक, फिर कोल्ड शॉक देंगे। इट मीन्स हम पहले होस्ट सेल को कोल्ड शॉक देंगे, फिर डायरेक्टली हीट शॉक देंगे, फिर डायरेक्टली कोल्ड शॉक देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो सेल का है उसका एफिशिएंसी फिर से बढ़ जाएगा और हम इजिली ट्रांसफर कर पाएंगे अपने आरडीएनए को होस्ट सेल में। तो कोल्ड शॉक में क्या करेंगे, हम अपने जो होस्ट सेल को है उसको इंक्यूबेट करेंगे आइस से, मतलब उसको आइस पे रखेंगे। उसके बाद आइस पे रखने के बाद उसको एकदम से 42 डिग्री सेल्सियस 42 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। उसके बाद अगेन उसको कोल्ड शॉक दिया जाता है, फिर से आइस के ऊपर रखा जाता है, जिससे क्या होता है इजिली हमारा आरडीएनए होस्ट सेल में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये था हमारा इंडायरेक्ट मेथड। इसमें हम सबसे पहले कैल्शियम से ट्रीट करके एफिशिएंसी बढ़ाएंगे और फिर कोल्ड शॉक, हीट शॉक, फिर कोल्ड शॉक देके हम उसके अंदर आरडीएनए ट्रांसफर करेंगे। अब हमारा सेकंड मेथड जो है वो है डायरेक्ट मेथड। चलिए उसको करते हैं। अब हमारा सेकंड मेथड जो है वो है डायरेक्ट मेथड। पहले हमने पढ़ा कि इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, अब हम डायरेक्ट मेथड पढ़ने वाले हैं। तो डायरेक्ट मेथड में दो प्रोसेस है। बेसिकली हमारे पास डायरेक्ट मेथड में दो प्रोसेस है। सबसे पहला है माइक्रो इंजेक्शन। इसमें क्या किया जाता है कि हमारे जो आरडीएनए है, हमारा जो आरडीएनए उसको डायरेक्टली इंजेक्शन की हेल्प से हमारे सेल में ट्रांसफर कर जाता है। इट मीन्स हमारा जो सेल है इसमें इंजेक्शन की मदद से डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है आरडीएनए को विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन मींस हमारे सेल में डायरेक्टली आरडीएनए को डाल दिया जाता है इंजेक्शन की मदद से, इसलिए डायरेक्ट मेथड में आता है। अब सेकंड हमारा जो सेकंड मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हमारे पास दो प्रोसेस है, दो तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने आरडीएनए को होस्ट सेल में भेज सकते हैं। सबसे पहला तरीका है माइक्रो इंजेक्शन। इसमें क्या किया जाता है, इंजेक्शन की हेल्प से हमारे जो आरडीएनए है, हमारा आरडीएनए उसको डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाता है, डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है हमारे सेल में विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन से हम आरडीएनए को कैरी करते हैं, उसके बाद डायरेक्टली सेल में उसको डाल देते हैं। तो वो हमारा हो गया माइक्रो इंजेक्शन। अब जो सेकंड प्रोसेस है, सेकंड टाइप है वो है बायोलिस्टिक्स और जीन गन। बायोलिस्टिक्स और जीन गन में क्या होता है कि सबसे पहले हम आरडीएनए को गोल्ड या टंगस्टन या मेटल से कवर करते हैं, गोल्ड, टंगस्टन या फिर मेटल से कवर करते हैं, जिससे उसका वेट बढ़ जाए थोड़ा सा, है ना। वेट बढ़ेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी हाई हो जाएगा और हाई वेलोसिटी के कारण हमारा क्या होगा, इजीली एंटर कर जाएगा सेल में क्या, आरडीएनए बाय क्रॉसिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम गोल्ड, टंगस्टन या किसी मेटल से आरडीएनए को कवर करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, बॉम्बार्ड करते हैं। इट मींस हाई वेलोसिटी से उसके ऊपर जैसे बॉम्ब गिरता है, फेंकते हैं, वैसे ही हम हाई वेलोसिटी से बहुत ज्यादा स्पीड से हम क्या करते हैं, वो सेल के ऊपर आरडीएनए को बॉम्बार्ड करते हैं। उसके बाद हमारा आरडीएनए सेल में डायरेक्टली चला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। तो ये था हमारा दोनों प्रोसेस, जिसमें पहला था माइक्रो इंजेक्शन और दूसरा था बायोलिस्टिक्स और जीन गन। माइक्रो इंजेक्शन में क्या था कि इंजेक्शन की मदद से हम डायरेक्टली आरडीएनए को सेल में डाल रहे हैं, और बायोलिस्टिक्स या जीन गन में क्या है कि सबसे पहले आरडीएनए को गोल्ड या टंगस्टन से कवर करते हैं, फिर उसको हाई स्पीड से बॉम्बार्ड कराते हैं, हाई वेलोसिटी से बॉम्बार्ड कराते हैं होस्ट सेल के ऊपर, और होस्ट सेल में आरडीएनए हमारा डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके चला जाता है। तो ये था हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। अब हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमें सबसे पहले डिस्कस करना चाहिए। तो चलिए हम उन पॉइंट्स को बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं स्टेप्स ऑफ पीसीआर। हम लोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के टोटल स्टेप्स को पढ़ने वाले हैं। तो हमने जैसा कि आरडीटी टेक्नोलॉजी के फोर्थ स्टेप में पीसीआर के बारे में पढ़ा था, जिसमें एक मशीन थी थर्मल साइक्लर, जिससे क्या हो रहा था, डीएनए सिंथेसाइज हो रहा था, डीएनए रेप्लिकेट हो रहा था, डीएनए का एम्प्लीफिकेशन हो रहा था। तो अब हम वही पढ़ने वाले हैं कि डीएनए आके एम्प्लीफाई कैसे करता है, डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कैसे बनता है, डीएनए का कॉपी कैसे बनता है। तो सबसे पहले स्टेप्स ऑफ पीसीआर में टोटल 3 स्टेप्स है। पहला डीनेचुरेशन, दूसरा एनिलिंग और तीसरा पॉलीमराइजेशन या फिर एक्सटेंशन। तो सबसे पहले डीनेचुरेशन स्टेप को पढ़ने वाले। इसमें क्या होता है, डीएसडीएनए हमारा जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, हमारा डीएनए हमेशा डबल स्टैंडर्ड होता है, वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में चेंज हो जाता है। कितने टेम्परेचर पे, 95 डिग्री सेल्सियस से 96 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमारा जो मशीन है थर्मल साइक्लर, वो अपने टेम्परेचर को हाई करता है, कहाँ तक, 95 डिग्री सेल्सियस से 96 डिग्री सेल्सियस तक। तो हमारा डीएनए डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड हो जाता है। कैसे होता है, तो जैसे टेम्परेचर हाई जाता है तो हमारे दोनों स्ट्रैंड के बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है वो ब्रेक डाउन होकर सिंगल स्टैंडर्ड बन जाता है। ब्रेकडाउन क्या ब्रेकडाउन होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकडाउन होकर सिंगल स्टैंडर्ड बन जाता है।
अब हमारा सेकंड स्टेप है एनिलिंग। तो यहाँ पे हमारा डीएसडीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में चेंज हुआ था। अब जो एनिलिंग प्रोसेस है इसमें क्या होता है, स्ट्रैंड्स रीजॉइन होता है, स्ट्रैंड्स दोबारा जुड़ते हैं, किसके हेल्प से, प्राइमर के हेल्प से। तो कितने डिग्री सेल्सियस पे, 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हमारा स्ट्रैंड दोबारा जुड़ जाता है, किसके हेल्प से, प्राइमर के हेल्प से। अब हमारा लास्ट स्टेप है पॉलीमराइजेशन या फिर एक्सटेंशन। इस स्टेप में हमारा डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाता है। कैसे बनाता है, तो इसमें हमारा यूज होता है टैग पॉलीमरेज। किसका, टैग पॉलीमरेज का यूज होता है। किसके जगह पे यूज होता है टैग पॉलीमरेज, तो डीएनए पॉलीमरेज की जगह पे। टैग पॉलीमरेज अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस पर क्या करता है, हमारे डीएनए को, जो हमारा डीएनए था जिसका हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाना चाहते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट्री बन जाता है। किसके हेल्प से, टैग पॉलीमरेज की हेल्प से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन जाता है। ये थे हमारे पीसीआर के स्टेप्स कि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कैसे बनता है। सबसे पहले डीनेचुरेशन होता है डीएनए का, जिसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में चेंज हो जाता है 95 या 96 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। उसके एनिलिंग में स्ट्रैंड्स रिजॉइन होते हैं प्राइमर के हेल्प से 65 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद पॉलीमराइजेशन या फिर एक्सटेंशन होता है टैग पॉलीमरेज की हेल्प से। ऑप्टिमम टेम्परेचर टैग पॉलीमरेज का 72 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसपे कोई भी चीज सबसे ज्यादा एक्टिव हो, सबसे ज्यादा काम करे। और फाइनली हमारा डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लेता है। इट मींस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मतलब कॉपी बन के रेडी हो जाता है हमारे डीएनए का। तो ये था हमारा स्टेप्स ऑफ पीसीआर। अब हमारे चैप्टर से कुछ लास्ट पॉइंट्स बचे हैं जिन्हें हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कई प्लांट्स एनिमल वायरसेस और बैक्टीरिया का यूज किस तरह किया जा रहा है, वेक्टर की तरह। जैसे कि कई सारे प्लांट्स हैं, कई सारे एनिमल वायरसेस हैं और कई सारे बैक्टीरिया जैसे हैं जिन्हें हम वेक्टर की तरह यूज करते हैं। और फिर कई पैथोजेंस ऐसे हैं जिन्हें हम वेक्टर की तरह यूज करते हैं। उनमें से हमारे पास एक पैथोजेंस का नाम भी दिया गया है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसिएंस। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा पैथोजन हमारा वेक्टर की तरह यूज किया जाता है, तो आंसर होगा हमारा एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसिएंस। अब पैथोजेंस क्या होता है, तो वैसा ऑर्गेनिज्म जो क्या करे, कोई बीमारी फैलाए, उसको हम पैथोजेंस कहते हैं। अब एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसिएंस कहाँ पाए जाते हैं, तो कुछ डाइकोट प्लांट्स में पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को टी डीएनए के फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं। डीएनए का टुकड़ा जो है उसको टी डीएनए के फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं। कौन से डीएनए, टी डीएनए, यहाँ पे लिखा हुआ है टी डीएनए के फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद ये नॉर्मल सेल को ट्यूमर सेल में बदल देते हैं। ये नॉर्मल सेल को क्या करते हैं, ट्यूमर सेल में बदल देते हैं और उनसे एक केमिकल सेक्रेट करवाते हैं, केमिकल स्रावित करवाते हैं, केमिकल रिलीज करवाते हैं, जो किसके लिए फायदेमंद होता है, जो किसके लिए जरूरी होता है, पैथोजेंस के लिए जरूरी होता है। एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसिएंस का ट्यूमर उत्पन्न करने वाला प्लाज्मिड, मतलब एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसिएंस का जो ट्यूमर है, जो ट्यूमर जहां से उत्पन्न करता है जो प्लाज्मिड, मतलब एग्रोबैक्टीरियम का प्लाज्मिड क्या करता है, ट्यूमर उत्पन्न करता है, जिसको हम टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। उसको मॉडिफाइड करके, मतलब बदलाव करके उसमें एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसिएंस के प्लाज्मिड, जिसको हम टीआई प्लाज्मिड कहते हैं, जो ट्यूमर उत्पन्न करवाता है, उसको मॉडिफाई करके उसमें बदलाव करके वो वेक्टर की तरह यूज हो रहा है। अब इसे नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी कहते हैं। किसे नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं, तो एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसिएंस को नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहा जाता है। एनिमल्स में रेट्रोवायरस नॉर्मल वायरस को कैंसर सेल में बदल देता है। जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसिएंस प्लांट्स में ट्यूमर सेल में बदल दे रहा था, वैसे ही रेट्रोवायरस नॉर्मल सेल को, प्लांट्स के नॉर्मल सेल को ट्यूमर सेल में कौन बदल रहा था, एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसिएंस। एनिमल सेल में नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कौन बदल रहा है, रेट्रोवायरस। तो एनिमल वायरस वेक्टर की तरह यूज होगा यहाँ भी, है ना। वैसे ही यहाँ पे पैथोजेंस बैक्टीरिया पैथोजेंस है, तो ये भी पैथोजेंस है जो यूज हो रहा है, ठीक है। ठीक उसी तरह रेट्रोवायरस को भी मॉडिफाई करके, जैसे हम एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसिएंस के प्लाज्मिड को टीआई प्लाज्मिड को मॉडिफाई करके वेक्टर के रूप में यूज कर रहे थे, वैसे ही एनिमल वायरस में रेट्रोवायरस को मॉडिफाई करके हम वेक्टर के रूप में यूज करेंगे। तो टोटल पॉइंट क्या था, प्लांट्स, एनिमल वायरसेस और बैक्टीरिया किस तरह यूज किया जा रहा है, वेक्टर की तरह। पैथोजेंस कैसे यूज हो रहे हैं, वो भी वेक्टर की तरह, कई सारे पैथोजेंस वेक्टर की तरह यूज हो रहे हैं। इसमें एक एग्जांपल एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसिएंस का है। एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसिएंस का कुछ डाइकोट प्लांट्स में पाए जाते हैं जो डीएनए फ्रेगमेंट को टी डीएनए के फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं। ये क्या करते हैं, नॉर्मल सेल को ट्यूमर सेल में बदल देते हैं और उससे केमिकल रिलीज करवाते हैं जो पैथोजेंस के लिए जरूरी होता है। उसके बाद ट्यूमर उत्पन्न करने वाला जो प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड, जो एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसिएंस का प्लाज्मिड है, उसको मॉडिफाई करके वेक्टर के रूप में प्लांट्स में इस्तेमाल किया जाता है। और इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं, किसको, एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसिएंस को। एनिमल सेल में रेट्रोवायरस नॉर्मल सेल को कैंसर में बदल देता है। जैसे एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसिएंस ट्यूमर सेल में बदल रहा था नॉर्मल सेल को, वैसे रेट्रोवायरस नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में बदल देता है। और वैसे ही रेट्रोवायरस को भी मॉडिफाई करके हम क्या करते हैं, एनिमल्स के लिए वेक्टर के रूप में यूज करते हैं। तो ये था हमारा बायोटेक्नोलॉजी का टोटल पॉइंट्स। अब अपने अगले पॉइंट, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट होने वाला है, वो है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा बायोटेक्नोलॉजी का, उसके ऊपर चलते हैं। तो हमारे बायोटेक्नोलॉजी का जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इस टॉपिक में हम वैसे डीएनए के वैसे सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ेंगे जो 5 प्राइम से 3 प्राइम और 3 प्राइम से 5 प्राइम, मतलब दोनों ही डायरेक्शन में सिमिलर हो, एक जैसे हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, इको-R1 का एक डीएनए सीक्वेंस है जिसका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ अगर हम जाएं तो गुआनिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन का कॉम्बिनेशन दिखता है। और अगर हम 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ आए तो फिर सेम ही कॉम्बिनेशन दिखता है, जो है गुआनिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो इस टाइप के डीएनए सीक्वेंसेस को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहेंगे। अब हमारे पास इको-R1 है जिसका हमें नोमेनक्लेचर भी करना होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे नोमेनक्लेचर सबसे पहले सीख लेते हैं। तो ई से होता है एस्केरिसिया, सीओ से कोलाई, आर से R/13 और आई से आइडेंटिटी। तो ये था हमारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो स्टूडेंट्स, हमने बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का सारा पॉइंट्स एकदम इजी वे में और एकदम डिटेल वे में कवर कर लिया है। तो हमारे बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में इतना ही पॉइंट्स था। तो होप आप लोग को ये सारे पॉइंट्स, सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आए। और हाँ, कमेंट करना ना भूले, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब
करते ही चले ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियो बनाने के लिए। होप अगले चैप्टर की वीडियो भी जल्द आएगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू।